हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। ठीक, यानी कि हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, और उस सीरीज में आपको ध्यान रखना है कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ठीक, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है ना, तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे एकदम से बेहतरीन फुल डिटेल के साथ में। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, और पढ़िएगा मन से। चला देखते हैं जरा ध्यान से। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। ठीक, ये बात याद रखिए। कह रहा ना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। इकाई का मतलब होता है मात्रक। ठीक, यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि वेग स्थिरांक को हम लोग लिखते हैं के से। ठीक, और के को पहले तो मात्रक की बात करते हैं कि होता क्या है। तो आपको याद रखना है मोल, फिर उसके बाद आप याद रखेंगे लीटर इनवर्स। ठीक, की होल पावर 1 माइनस एन। ठीक है ना, ये याद रखना। और इनटू में याद रखेंगे आप क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये हो गया पूरे ओवरऑल वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए। ठीक है, ओवरऑल मतलब अगर वेग स्थिरांक का मात्रक पूछता तो आपको ये ध्यान रखना। अब आपसे जो इंपॉर्टेंट कहानी है वो ये है कि आपको बताना किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बताना है। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना, ठीक है ना, तो आपको याद रखना n बराबर अगर शून्य ले लेंगे आप, ठीक है, यानी 0 ले लेंगे तो ये अभिक्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपने n बराबर ले लिया 1, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आपने n बराबर ले लिया 2, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से बात याद रखिएगा। फिलहाल आपसे पूछा गया है किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको n का मान देखने को मिल रहा है, ये समझो जरा, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे n। ठीक, तो इस n के मान की जगह पे आप क्या रखेंगे, n बराबर 1 रख देंगे। ठीक, तो जब आप n बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, समझना ध्यान से। ठीक, यानी 1 माइनस एन, यानी कहने का मतलब है 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब अगर किसी की घात 0 होती है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि उसका मान हमेशा क्या होता है, 1। अगर हम कह दें x की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आपको पूरी वैल्यू दिख रही है ना, इसका मान तो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब बचा आपके पास में क्या, सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो बस यही आपको याद रखना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अगर आपसे शून्य कोटि का पूछेगा तो n बराबर आप कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक, और अगर आपसे द्वितीय कोटि का पूछेगा तो आप n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्या कि ये आपके पास में एक उप सह संयोजक यौगिक दिया गया है। ठीक है, Cu और Cn का होल 4 की पावर 3 माइनस। ठीक, में आयन में कॉपर की, ध्यान रखना किसकी पूछी गई, कॉपर की समन्वय संख्या। ये इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको समझो जरा ध्यान से। क्या कह रहा है, समन्वय संख्या के बारे में बताना है। ठीक है, अब समन्वय संख्या होती क्या है, जरा पहले हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक, अच्छा, समन्वय संख्या हो या उप सह संयोजन संख्या हो, समझना ध्यान से। ठीक, अच्छी तरीके से कोशिश करना समझने की, उप सह संयोजन। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप क्या कि या तो आपसे ध्यान रखना है समन्वय संख्या पूछेगा या क्या पूछेगा, उप सह संयोजन संख्या, और दोनों बातें एक ही होती हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या। ठीक है, अब इन दोनों की अगर आपको कहानी पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहते हैं किसको है, तो आपको याद रखना है लिगेंडों की संख्या या लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या। ठीक, यानी याद रखना है क्या, लिगेंड की संख्या या लिगेंड के दाता परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिए। फिलहाल अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये देखो, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या बोला जाता है, केंद्रीय परमाणु। ठीक, जो आप देख पा रहे होंगे Cu लिखा ना, कॉपर लिखा, तो ये क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु। अच्छा, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ Cn। ठीक, और इसके कितने मॉलिक्यूल लिखे हुए, 4। तो यही ये ध्यान रखना, जो Cn है ये क्या कहलाएगा, हमारा लिगेंड कहलाएगा। और लिगेंड की संख्या कितनी दे रखी है, 4। अगर लिगेंड की संख्या 4 है तो आप ध्यान रखना कि इसकी उपसह संयोजन संख्या भी कितनी हो जाएगी, या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस आसान से कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा 4th नंबर, यानी कि 4 हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों।
अच्छे से क्लियर करते रहिएगा और स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23, ठीक है ना। चलिए अच्छा ध्यान से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे बोला गया है, कह रहा आर एक्स, ध्यान से समझना, क्या कह रहा, आर एक्स तथा सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम है, ठीक, यानी अभिक्रिया का क्या बताना है, नाम बताना। आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया है, बिल्कुल नहीं, ठीक, कह रहा है फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया हो सकता है, ठीक, वुर्ज अभिक्रिया या वुर्ज फिटिक अभिक्रिया, ठीक। हम लोग ऑप्शन से शुरुआत करते हैं और डिटेल में सीखेंगे, ठीक। हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, और आप अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए जैसे हमारे पास में पहला कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया की अगर हम बात करें आपसे, ठीक, तो आपको ध्यान रखना RMgX, ठीक, ये क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है। तो इसकी तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। अगर ये बात नहीं हुई तो फिर आपको जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सही नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया, ठीक। एक रिएक्शन का नाम होता है कोनांट फिनकेल स्टीन, ध्यान रखना, क्या, कोनांट फिनकेल स्टीन, ठीक है, ऐसे कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया, ठीक, ये अभिक्रिया का नाम है, ठीक, जो कि उसमें लिखा हुआ फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया या कोनांट फिनकेल स्टीन अभिक्रिया, दोनों बातें सेम है, ठीक। अब ये अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें हमें एल्किल हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड, ध्यान रखना सोडियम आयोडाइड, ठीक, और उपस्थिति में आप याद रखेंगे क्या, तो शुष्क एसीटोन, ठीक है ना, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, ठीक, ये आप याद रख लीजिए, क्या कि शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में आपने क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है, ठीक। किसकी करानी है, तो एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की, ठीक। अच्छा ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, कौन, RX और कौन, सोडियम आयोडाइड। कब तक अच्छे दोस्त हैं, जब तक ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान से समझना, जब तक ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तब तक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक। और एक दूसरे से कसम भी खा रखी है ना कि छोड़ेंगे ना तेरा साथ और साथी मरते दम तक, समझ में आ रहा, ठीक। लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, कहानी समझना, जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और लड़ाइयां शुरू, देखो दोस्ती तब तक टिकती है ना जब तक किसी थर्ड पर्सन की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। अब दो दोस्त आपस में अच्छे दोस्त तब तक बने रहेंगे जब तक उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन थर्ड पर्सन एंट्री करेगा समझ लो दोस्ती में दरारें शुरू, ठीक। और यही कहानी इनके साथ में भी है, ठीक है। जब तक ये दोनों अकेले थे, सोडियम आयोडाइड, इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी और इन दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक। कब तक, जब दोनों अलग अलग थे, ठीक। लेकिन जैसे ही अब इनकी नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ी, समझना ध्यान से, ठीक, इन दोनों की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ी तो फिर दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। हाँ वो हो गया ना कहानी कि जा रहे हैं हम खुद ही तेरा शहर छोड़कर। तो अब ध्यान से समझिएगा, क्या यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या, सोडियम का प्लस और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आयोडीन का माइनस, ठीक। ये कहानी, इसको जब आप अलग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन यानी कि जो X होता है इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पर ये कार्बन दिखेगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। समझते जाइए केवल ध्यान से। अब कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, जो ये R माइनस का है वो किसके पास चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर R के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। तो ये जो R प्लस है ना, अब वो किसके पास जाएगा, माइनस के पास में, ठीक। और माइनस के रूप में उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर आयोडीन मिलेगा, ठीक। तो आप देखेंगे इस तरीके से जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एल्किल आयोडाइड। समझते जाइए ध्यान से, क्या मिल जाएगा आपको, एल्किल आयोडाइड, ठीक। अब जो यहाँ पर सोडियम आपको दिख रहा है वो किसके साथ चला जाएगा, X के साथ में, तो उसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NaX, ठीक। तो अब दोनों ने अपने अपने अलग अलग यौगिक बना लिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोनांट फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया। जब RX जो है ना, जब RX किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ध्यान रखना अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, कोनांट फिनकेल स्टाइन अभिक्रिया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया होगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे तीसरे ऑप्शन को भी ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा है, वुड्स अभिक्रिया। क्या लिखा हुआ, वुड्स अभिक्रिया, ठीक। हम लोग इसको भी समझेंगे जरा ध्यान से, ठीक है। अब वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपको इसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या, कि दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल कितने लेने होते हैं, 2, ठीक। और सोडियम धातु के भी कितने मॉलिक्यूल लेने होते हैं, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, RX, ठीक। तो RX के आपने कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक। इसमें ध्यान रखना जो उपस्थिति लेते हैं वो लेते हैं हम लोग क्या, शुष्क, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराते हैं अभिक्रिया, शुष्क की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो करना क्या है, कुछ नहीं, बड़ी आसान सी कहानी है। यहाँ से आपको क्या करना है, हैलोजन ले लेना है और इस वाले
एल्किल हाइलाइड से भी क्या ले लेना, हेलोजन ले लेना। ठीक, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो एक ये देखो ध्यान से, एक ये इधर आर बचा और एक ये इधर आर बचा। ठीक, दोनों आर को जब आपस में जोड़ेंगे तो आप इसको बोलेंगे एल्केन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आपको देखना है 2NX। बताइए कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये वुड्स अभिक्रिया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हर एक चीज अच्छे से सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा थर्ड ऑप्शन के बारे में। अब थर्ड ऑप्शन में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ना समझिएगा कि ये आसान रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक, रिएक्शन का क्या नाम है, वुड्स फिटिग अभिक्रिया। ठीक, इसको समझते हैं जरा ध्यान से। तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक आपको लेना पड़ेगा एल्किल हैलाइड। ठीक, और वैसे के वैसे ही आपको ध्यान रखना सोडियम धातु के भी कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, पर दूसरी जो कहानी है वो तुम्हारा एक एल्किल हैलाइड था, अब आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या लेना आपको, एरिल हैलाइड ले लेना है। ठीक, और उपस्थिति में आप फिर से वही कहानी कि आप याद रखेंगे शुष्क ईथर। ठीक, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही आपको ये रिएक्शन करानी है। लेकिन याद रखना, एक क्या होगा आपके पास में, एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, एक क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा क्या होगा, एरिल हैलाइड होगा। ठीक, अब दोनों में से फिर से वही कहानी है, क्या कि आप यहां से x निकालेंगे, एक यहां से x निकालेंगे। ठीक, और आप देखेंगे कि इस तरीके से बाहर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये आपका क्या होगा, r, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR। ठीक, ये ध्यान रखना, और बाहर क्या हो जाएगा आपका 2NaX। ठीक, तो इतनी सी कहानी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 24। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि RNH2। ठीक, RNH2 यानी कह रहा है हमसे क्या, कि अगर हम एल्किल एमीन की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ में, HNO2, ठीक है, नाइट्रस अम्ल के साथ में अगर करा दें, किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में करा दें, तो क्या मिलेगा, जरा इसको समझना ध्यान से। ठीक है, कि कहानी क्या हो सकती है इसमें। ठीक, तो आप याद रखेंगे R, और आपने देखा क्या, NH2। ठीक, ये हो गया आपका एल्किल एमीन। ठीक, अब इस एल्किल एमीन की अभिक्रिया कह रहा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 के साथ में कराइए, तो ये बताइए कि बनेगा क्या। ठीक है, तो पहले तो आप इसको लिखना सीखिए जरा ध्यान से, कैसे लिखते हैं। ठीक, हमने क्या कहा आपसे कि सब कुछ अलग अलग लिख लो, समझना ध्यान से, क्या कर लो, सब कुछ अलग अलग लिख लो। ठीक, अब ये अलग अलग दे दिया तो इसको भी अलग अलग तोड़ लो, कैसे तोड़ना है वो हम बताएंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, तो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के नीचे लिख दो, कहानी समझना जरा ध्यान से। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, तो आप क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देंगे, समझते जाना ध्यान से। ठीक, हर एक चीज को बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा फिलहाल। अब उसके बाद आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा, और एक यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, और एक यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन। इन दोनों से मिलाकर क्या मिलेगा आपको, OH। ठीक, यहाँ पे लिख दो। अब ऐसे काटो, ऐसे काटो, अब आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ROH, और दूसरा आपको क्या मिल रहा होगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक, और जो तीसरी कहानी है वो हो जाएगी H2O यानी कि जल की। ठीक, अब देख लीजिए जरा आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, पहला है क्या सही, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर आपका सही ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक, यानी ROH। क्लियर, ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। ठीक, बड़ी आसान सी कहानी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा है क्या कि 180 ग्राम जल में, ध्यान समझिए, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बता देनी। क्या बता देनी, मोलों की संख्या। ठीक, आसान था क्वेश्चन है, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना मोलों की संख्या का फॉर्मूला, कोशिश करना याद रखने की, क्या, मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो मोलों की संख्या का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, तो मोलों की संख्या को हम लोग लिखते हैं n से, किससे लिखते हैं, n से। ठीक, और n बराबर आपको ध्यान रखना है क्या, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं W से, और आणविक द्रव्यमान को लिखा जाता है M से। ठीक, तो ये हो गई मोलों की संख्या। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते, कह रहा 180 ग्राम जल। अब अगर हम 180 ग्राम जल की कहानी समझाएं तो आपको ध्यान रखना, ये जो W का मान है वो कितना हो गया आपका, 180 ग्राम हो गया। ठीक है ना, समझते जाइए हर चीज को अच्छी तरीके से। तो आपको देखने को मिला जो W का मान है वो कितना हो गया, 180 ग्राम हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, कह रहा इसमें उसके बाद दूसरी कहानी किसकी है, M की। तो जो M होता है ये होता है आणविक द्रव्यमान। ठीक है, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब M बराबर जब आप निकालेंगे तो फिर आप करेंगे क्या, तो आपको ध्यान रखना है जल के
अणुभार को निकालना है। किसको निकालना? जल के अणुभार को। ठीक, तो आप अब देख पाएंगे कि यहाँ पर m बराबर, अब यहाँ पर देखो जल का अणुभार कैसे निकालना होता है, तो सबके परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है? 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपके यहाँ पर देखने को क्या मिल गया? 18। ठीक, तो अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आप देख पाएंगे क्या कि n बराबर, ठीक है, अब W का मान आपने कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 180। ठीक, बटे अब आपने M का मान निकाल लिया, कितना निकाला? 18। ठीक, जब डिवाइड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या? 10। ठीक, तो अब जरा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 4th सही हो जाएगा, यानी कि 10। ठीक है, तो 180 ग्राम जल में जो मोलों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अगर रो की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, रो की एसआई इकाई क्या है, जरा इसको समझना ध्यान से। ठीक, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि रो की कहानी क्या है। तो रो का मतलब आपको ध्यान रखना है, जरा यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक, हम लोग आसानी से सीखेंगे। रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? प्रतिरोधकता। ठीक, या इसी को हम लोग बोल देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान समझिएगा, क्या बोल देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, तो ये दोनों नाम याद रख लो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। कहा किसको जाता है? तो याद रखना है रो को। ठीक, अब इस रो की कहानी को समझते हैं जरा ध्यान से। क्या, तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है क्या कि R बराबर रो L अपॉन ए। R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन ए। ठीक, तो अब ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहां से पहले निकाल लेना रो का मान। तो जब आप रो बराबर निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको? R A अपॉन एल। ठीक है, अब सबके मात्रक लिख दीजिए। ठीक, आर क्या होता है? तो प्रतिरोध, एल क्या हो गया? लंबाई, और ए क्या हो गया? क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, अब आर का मात्रक रखिए, तो आर का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है ना, और इंटू ए का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद एल का मात्रक यानी लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आप 1 सेंटीमीटर से एक घात काट दीजिए तो आप देख पाएंगे कि जो आपका मात्रक निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ओम इंटू में सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक, अब अपने हिसाब से समझ लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है आपको ओम इंटू मीटर। ठीक है, और उसके बाद में मीटर इनवर्स में। अब ये समझ लो यार, जो मात्रक तुमको दिया गया है वो किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर के बजाय किसमें दे दिया गया? मीटर में। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख लेंगे? मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है ना दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के, ठीक, अभी आपने एक क्वेश्चन किया था प्रथम कोटि वाला, समझ लो ध्यान से। कह रहा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करिए? वेग स्थिरांक की इकाई की गणना करनी, मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है आपको। ठीक है, अब क्या होगा जरा सोचिए ध्यान से। ठीक, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वेग स्थिरांक के होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है मोल, ठीक है, लीटर की होल पावर 1 माइनस एन। ठीक, इनटू में क्या होता है? सेकेंड। ठीक, अब आपसे कह रहा है द्वितीय कोटि के लिए, तो आप ध्यान रखना कि द्वितीय कोटि के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 2। द्वितीय कोटि के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये आप 2 मान रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? तो ध्यान रखना क्या करेंगे आप? मोल, ठीक, उसके बाद में लीटर पर होल पावर, ठीक, 1 माइनस एन, एन की जगह कितना रख दो? 2। ठीक, इनटू में क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब जब एक में से आप 2 घटाएंगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा? माइनस का 1। ठीक, और जब -1 मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मोल को क्या लिख देंगे? मोल इनवर्स। ठीक, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? लीटर। ठीक, इसमें घात पहले ही माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बचेगा? प्लस का 1, इसमें हो जाएगा। ठीक, और इनटू में आपका क्या देखने को मिलेगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब आप देख लीजिए ऐसा कहीं आपको कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या? मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो है कहीं पर क्या? ठीक है, यहाँ पर ये सोडियम गलत लिख गया दोस्तों। ठीक, ये ध्यान रखना, यहाँ पर सोडियम के बजाय पर क्या होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे आप? लीटर मोल इनवर्स, और इनटू में यहाँ पर सोडियम के बजाय पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर क्या लिखा होगा? सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया, तो सोडियम की जगह आपको क्या करना है? वहां पर सेकेंड लिख लेना है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? कह रहा है कि ये आपको एक उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया। कह रहा है आयन में Cr यानी क्रोमियम की
समन्वय संख्या बताइए। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले आपने करा समन्वय संख्या के बारे में। ठीक है, तो अब समन्वय संख्या निकालते कैसे हैं, तो हमने क्या बोला था आपसे, लिगेंडों की संख्या। क्या होता है, लिगेंडों की संख्या या लिगेंडों के दाता परमाणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। ना तो इसमें ऑप्शन तुम्हारे एक भी सही लिखे हुए हैं, ठीक, और ना ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं C2O, O के जगह पे आपको ध्यान रखना 2 नहीं, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 4 ले लेने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 2 के बजाय पे कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 4 लेने। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2O4। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। ठीक, अब अगर ऑक्सीलेटो की कहानी समझो तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आपको लिगेंडों की संख्या देखिए ध्यान से, तो कितनी दिख रही होगी, 3। लिगेंडों की संख्या कितनी दिख रही है, 3। ठीक, लेकिन अगर आप इसकी जो समन्वय संख्या जो है, अगर आप यहाँ पर 3 लगा देंगे तो समझ लो ध्यान से कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन मिलेगा। ठीक, ऑप्शन इसमें एक भी सही नहीं लिखे। ठीक, अभी सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो पहला की जगह पे 0 लिखा ना, वहां पे कुछ होना चाहिए था, कितना, 6। जो लिखा ना वहां पे कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। ठीक है, ये ध्यान, तब क्वेश्चन आपका सही होता। अच्छा, अब इसको समझो जरा कैसे करना। ठीक, तो जो आपको ऑक्सीलेटो दिख रहा ना, C2O4, ये एक द्विदंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। मतलब इसके पास में 2 दाता परमाणु होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी संरचना करके दिखाऊं आपको ना, तो आप ध्यान रखना, इसकी जो क्रोमियम ना, यहाँ पे अष्टफल की संरचना होगी। कैसी संरचना होगी इसकी, अष्टफल की संरचना यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक, अब अगर हम लोग C2O4 को लिखते हैं ऐसे ऑक्सीलेटो से, ठीक, तो ये खुद एक मिलकर के कितने बॉन्ड बना देता है, 2। समझना पहले कहानी को ध्यान से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तभी समझ में आएगा आप अगर अच्छी तरीके से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, अब देखो आपको ऑक्सीलेटो के मॉलिक्यूल कितने देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, 1 और 1 ये 2 और 1 ये कितना हो गया, 3। ठीक, लेकिन अगर इसके बॉन्ड ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 6। मतलब है कैसा, दिख रहे 3 लेकिन बॉन्ड कितने बना रहा है, 6। मतलब इसमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 में 2 होती है। समझ आ जानते, तो ये ध्यान रखना। अब अगर आप टोटल इसमें आप क्या करेंगे, लिगेंडों की संख्या देखेंगे तो आपको सिर्फ 3 दिखाई दे रही होगी। ध्यान से देखो तो 1 2 और 3। ठीक, लेकिन बॉन्ड कितने बन गए टोटल, 6। तो दाता परमाणुओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, यानी कि 6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना और अच्छी तरीके से इसको समझ लेना ध्यान से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना C2O4, इसको हम लोग ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ लेना है ध्यान से। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 29। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, जरा समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि RMgX, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बातचीत हुई थी, कह रहा RMgX तथा जल की अभिक्रिया से, RMgX तथा जल की अभिक्रिया से बनता है। ठीक, अब क्या बनेगा इस चीज को समझना जरा ध्यान से। ठीक है, हम लोग रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, कोशिश करना समझने की। कह रहा RMgX, ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए R, ठीक, और यहाँ पर क्या लिख लीजिए Mg, क्या हो जाएगा X। ठीक, अब इसकी किसके साथ में करानी है, जल के साथ में, तो जल बोले तो H2O। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि ईथर की उपस्थिति ले लेनी। क्या ले लेना, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ठीक, अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप ये अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखेंगे क्या कि आपको यहाँ से देखो, वही फिर से कहानी है ना कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम तक। ठीक, ये भी वही कहानी है, ये दोनों और ये दोनों ना वही सब में बिल्कुल सेम चलता है। जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा तब तक अपन अच्छे दोस्त है। ठीक, हमारे लिए तुम, तुम्हारे लिए हम, एकदम सब कुछ सेम चलता रहेगा। ठीक, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी की या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, तब तकलीफ जो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना कि जब आप इस जल को किसके साथ में, इस RMgX के साथ में आप अभिक्रिया कराएंगे, तो आप ध्यान रखना कि आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, जब जल के मॉलिक्यूल को आप अलग करेंगे तो आपको H+ और OH-। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझना। अब ध्यान रखना इसमें क्या होता है, तो इसमें हमेशा और हमेशा R और Mg के बीच में लड़ाई होती है। X तो बेचारा है, ठीक है जो भी है, लेकिन हमेशा लड़ाई किसके बीच में होगी, R और Mg के बीच में। अब अगर ध्यान देंगे तो Mg के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का, और इस R के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का। ठीक, ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो R क्या होता है, कार्बन की चेन, तो कार्बन की चेन पर कभी प्लस दिखता कभी माइनस दिखता, वो डिपेंड करता है कि छोड़कर कौन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर छोड़कर कौन जा रहा है, Mg। समझ में आ रहा है, ठीक है, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ करके। तो अब ये वो वाली कहानी होगी कि यहाँ पर छोड़कर कौन जा रहा है, Mg जा रहा है। ठीक है, अब अगर Mg छोड़ करके जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है क्या कि बचेगा क्या, उसको समझना। तो R के ऊपर आप देख पा रहे हैं चार्ज कैसा दिख रहा है, माइनस का। अब अगर माइनस का दिख रहा है तो ये किसके पास जाएगा, प्लस के पास में जाएगा, यानी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, H का प्लस। ठीक, तो ये कहानी याद रखना। आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको जो है R जो है वो किसके साथ चला जाएगा, H के साथ में। ठीक, और इस शकल को हम लोग बोलते हैं
उसको एल्केन क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी कहानी है वो किसकी है, अब यहाँ पर देखो क्या बचा MgX और यहाँ पर क्या बचा OH, ठीक। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा MgOH X, ठीक है ना। तो ये याद रखना, तो ये क्या मिल गया आपको, एल्केन मिल गया, ठीक। अब अगर आपको एल्केन मिल गया तो आप देख पाएंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सही है वो कौन सा, देखो इसमें भी एल्केन लिखा हुआ लेकिन डबल R लिखा हुआ, ठीक। आपका बना क्या है RH, ठीक। तो वो ध्यान रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा RH, ठीक है ना दोस्तों। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अच्छा ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि 2 डिग्री एमीन है, इसको कहानी को समझो, 2 डिग्री एमीन है। अब कौन सा 2 डिग्री एमीन है जरा इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जरा ध्यान से कि प्राथमिक एमीन, ठीक है ना, प्राथमिक एमीन, ठीक। और इसी प्राथमिक एमीन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, 1 डिग्री एमीन। ध्यान रखना प्राथमिक एमीन को क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब प्राथमिक एमीन की कहानी क्या है जरा वो समझ लो। तो याद रखना है आपको क्या कि एमीन होता क्या एक्चुअल में, तो पहले तो ये समझना, तो एमीन मतलब यहाँ पर समझ लो अमोनिया, ठीक, ऐसे NH3। अब इसी में से आप हाइड्रोजन निकालना है और किसको जोड़ना है, कार्बन को जोड़ देना, ठीक। अब अगर आपने ध्यान से समझना क्या कि एक हाइड्रोजन निकाला तो आपके पास में यहाँ पर क्या बचेगा NH2, ठीक। और इस NH2 के साथ में अगर आपने एक कार्बन जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगा, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, तो अगर ऐसी शक्ल मिलती है तो क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन, ठीक। लेकिन अगर हम आपसे कह दें द्वितीयक एमीन, एमीन, ठीक है ना, द्वितीयक एमीन, या हम कह दें 2 डिग्री एमीन, ठीक, 2 डिग्री एमीन। अब 2 डिग्री एमीन की कहानी समझ लो। तो 2 डिग्री एमीन में कुछ नहीं है क्या कि आपको यहां से कितने 2 हाइड्रोजन निकाल देने पड़ेंगे। अब 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो सिर्फ क्या बचेगा NH, ठीक। अब NH बचेगा तो इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए आपको कितने 2 कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अगर 2 कार्बन से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक एमीन बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं क्या तृतीयक एमीन। देखो हर एक चीज को, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझ लो एक बार। अब दोबारा कभी ऐसी शक्ल दिखेगी तो हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। थोड़ा थोड़ा एक बार में सब कुछ सीख लो। अब तृतीयक एमीन की अगर हम कहानी बताएं आपको, तृतीयक एमीन मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है 3 डिग्री एमीन। क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री एमीन, ठीक। अब अगर 3 डिग्री एमीन की कहानी समझो तो कुछ इस तरीके से क्या कि ध्यान से देखिएगा, तृतीयक एमीन में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, देखो इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 3, तीनों हाइड्रोजन बाहर कर दो तो क्या बचेगा, केवल नाइट्रोजन, ठीक। अब इस नाइट्रोजन को कितने 3 R से जोड़ दो, मतलब 3 कार्बन से जोड़ दो, ठीक। तो अब ये जो नाइट्रोजन है वो कितने डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। अब ये कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का। और ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री। मतलब नाइट्रोजन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, और नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री, और नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब आपसे कह रहा है 2 डिग्री हमें बता दो। अब 2 डिग्री का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, ऐसी शक्ल कहीं पे बन रही है क्या, तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, पहले वाले में देखो क्या लिखा है NH2 को फिर से किससे जोड़ दिया, H से जोड़ दिया, ठीक। इस H की जगह पे यहाँ पर R होना ज्यादा बेहतर है, ठीक। अच्छा दूसरे को ध्यान से देखो तो फिर से इसमें क्या लिख दिया RNH2, ठीक। तो इसको भी छोड़ो। अब ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा इधर, ठीक। इसमें देखो तो 1 2, ठीक। कितने R जुड़े हुए हैं, 2 R जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, R से। तो इसमें कितने हाइड्रोजन R जुड़े हुए हैं, 2, मतलब कार्बन के कितने जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो अगर एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो आप ध्यान रखना वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 3rd सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा समझना ध्यान से। चलिए ठीक, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और कह रहा है क्या कि जो Fe है, ठीक। अब Fe किस ब्लॉक का तत्व है ये पूछा गया, कह रहा S ब्लॉक का तत्व है, या फिर P ब्लॉक का तत्व है, या फिर D ब्लॉक का तत्व है, या F ब्लॉक का तत्व है, ठीक। यानी जो Fe है वो किस ब्लॉक का तत्व है ये बात आपको बतानी है, ठीक। चलो हम लोग थोड़ी सी कहानी समझते हैं। आपको एक ग्रुप पढ़ाया गया है क्या, 3D श्रेणी, ठीक। ये आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि 3D श्रेणी अगर हम बात करें तो 3D श्रेणी में जो है ना आपको देखने को मिलता है क्या, स्कैंडियम, फिर देखने को मिलता है टाइटेनियम, फिर मिलेगा आपको वनेडियम, फिर क्या होता है क्रोमियम, और उसके बाद देखने को मिलेगा मैग्नीज, फिर फेरस, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कोबाल्ट, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे क्या, निकेल, ठीक। और उसके बाद कॉपर, और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, जिंक, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल,
कॉपर और जिंक। ठीक, अब ये हो गया ना। अब इसमें से आपसे जो पूछा गया है वो क्या है आपका Fe। अब ध्यान से देखो तो Fe आपको कहां पे दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा। ठीक, अब ये किस श्रेणी में आया, 3D श्रेणी में। ठीक, अगर ये 3D श्रेणी में आया इसका साफ मतलब है कि ये किस ब्लॉक का तत्व रहने वाला है, डी ब्लॉक का तत्व। ठीक, अगर ये 3D श्रेणी में आया है तो किस ब्लॉक का तत्व होगा, सीधी बात है, क्योंकि डी पढ़ रहे हो ना तो डी ब्लॉक का मतलब सीधी बात है। तो ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना क्या कि ये किस तक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3rd। ठीक, यानी कि जो Fe है, लोहा है, आयरन है, वो किस ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्या कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, समझना ध्यान से, कह रहा है ना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। ठीक, आपको 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इन चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपको मैं कुछ बातें बता दूं, जरा समझ लेना ध्यान से। क्या कि अगर डी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, 0। डी में कितने देखने को मिलते हैं, 0। तो वो, और अगर आपको डी में कितने देखने को मिलते हैं, 5। ठीक, और उसके बाद अगर आपको डी में कितने 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। चलिए ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना ना कि यहाँ पर आपको क्या, अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, या डी में 5 है, या डी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी होता है, ये समझना, क्या बोलोगे, ज्यादा स्थायी है। ठीक, अब अगर ये ज्यादा स्थायी है ना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या कि आप जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो 2 दान हो गए, फिर उसके बाद में कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, तो आप यहाँ से कितने निकाल दीजिएगा, 5। ठीक, यानी इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 2 सही है वो सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बार पे पूछा जा चुका है एग्जाम में, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको हर एक सेट में या दूसरे तीसरे सेट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, कह रहा है क्या, जरा समझिएगा पहले ध्यान से। कह रहा किसी गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना कौन सी सेल में, गैल्वेनिक सेल में अगर किसको हटा दें, लवण सेतु को। ठीक, तो लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज, समझना ध्यान से, क्या कि अगर आपके पास में कोई गैल्वेनिक सेल है और अगर उस गैल्वेनिक सेल में से क्या कर दिया जाए, लवण सेतु को हटा दिया जाए, तो कह रहा है कि जो सेल का वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जरा समझते हैं पहले ध्यान से, हम लोग इस हर एक चीज को डिटेल से सीखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक, अब आपको ध्यान रखना, इस तरीके से क्या बना लेना, आपको एक सेल बना लेनी। ठीक, अब आप लोगों ने डेनियल सेल के बारे में सुना होगा अच्छी तरीके से। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेनियल सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो डेनियल सेल के बारे में आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, उस चीज को समझते हैं। तो आपने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड ले लेने होते हैं। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना क्या कि 2 इलेक्ट्रोड आपको ले लेने इस तरीके से। ठीक, और इन 2 इलेक्ट्रोडों को क्या कर देना है, एक गैल्वेनोमीटर से, किससे, एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद की कहानी क्या होती है, फिर आपको यहाँ पर एक लवण सेतु लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लवण सेतु। कुछ इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, लवण सेतु। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको मैंने इस क्वेश्चन को, ठीक, ये जो आपका डेनियल सेल का क्वेश्चन है ना, इसको मैंने आपको बोर्ड जो है अच्छी तरीके से डिटेल में समझाया है। ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको ढूंढिएगा जाकर। ठीक, और उसको अच्छे तरीके से वहां से सीख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग इसको सीखते हैं थोड़ा और ध्यान से, क्या कि आपको ये ध्यान रखना। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या, एक लवण सेतु। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं लवण सेतु। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, लवण सेतु बोला जाता है। ठीक, अब अगर ये लवण सेतु हो गया, ठीक, तो कह रहा हमसे अगर इसको हम हटा लें, देखो ये लगाया क्यों जाता है, तो मान लो हमारे पास में यहाँ पर है जिंक सल्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके पास में यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट का कोई विलयन है, और इसमें जो आपने ये छड़ डुबोई है ना, ये भी जड़ छड़ किसकी है, जिंक की है, और इसको हम लोग बोल देते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड बोल देते हैं। ठीक, अब ये मान लो हमारे पास में जो है ना विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ठीक, समझते हैं ना ध्यान से थोड़ा सा। ठीक, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये जो छड़ है वो किस चीज की है, कॉपर की, और इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कैथोड। अब अगर ये कैथोड है ना, तो अगर आपने इसमें डुबो दिया, ठीक, अच्छा जब लवण सेतु नहीं लगाया जाता है तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर तक तो आपकी सेल काम करेगी अच्छे तरीके से। ठीक है, कब तक काम करेगी, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन, समझना, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते रहेंगे तब तक ये काम करेगी। ठीक, लेकिन एक समय के बाद में इलेक्ट्रॉन यहां से जाना बंद हो जाते हैं। ठीक, अच्छा जब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे तो फिर ये जो है ना, ये जो सेल है वो काम करना क्या कर देती है, बंद। ठीक, उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लवण सेतु का यूज करना पड़ता है। ठीक, अब जब लवण सेतु आप यूज करेंगे ना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक वैद्युत अपघट्ट भरना पड़ता है, जैसे KCl हो गया, या हम तुमसे कहते हैं क्या, NaCl हो गया। ठीक, इस तरीके के आपको क्या भरना पड़ता है, वैद्युत अपघट्ट भरना पड़ता है। ठीक, और यहां पर आप क्या करेंगे, एक एगार एगार जेल बनाएंगे। क्या लगाएंगे, एगार एगार की जेल लगा लेंगे। ठीक,
ये समझना ध्यान से। अब आप यहाँ पर 11 जल लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर सेतु है ना यहाँ पर आ करके, ठीक, किस चीज को लेकर के आएगा, अगर जिस चीज की कमी होती है वो लेकर के आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में कमी किस चीज की है, Cl की, ठीक, तो यहाँ पर Cl माइनस को ले आएगा। इधर कमी किस चीज की होती है, तो प्लस की, ठीक, तो यहाँ पर किसको लेकर के आ जाएगा, K प्लस को, ठीक। अब यहाँ पर ये फिर से दोबारा अच्छे तरीके से सेल काम करना शुरू हो जाता है, ठीक। लेकिन आपसे कह रहा है ना कि अगर हम गैल्वेनिक सेल में से लोअर सेतु को अचानक से क्या कर दें, हटा दें, कहानी समझना, अचानक से क्या करते हैं, हटा दें, ठीक। तो जब इसको अचानक से हटा दोगे, यहां से लोअर सेतु को निकाल दोगे, तो ये ना Cl यहां पर आ पाएगा ना K प्लस यहां पर आ पाएगा, ठीक। तो फिर जो सेल है ना उसमें जो वोल्टेज है वो एकदम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। यानी आपको ध्यान रखना अचानक से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, ठीक। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए, ठीक। इसी का जस्ट दूसरा वाला क्वेश्चन भी समझ लो क्योंकि उसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो है कितना होता है, ठीक। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना होता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो अब आप इसको समझो जरा, ये क्या होती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में अगर आपसे कॉपर का या जिंक का, ठीक, इन दोनों का एक साथ अगर आपको विभव बताना है ना, तो ये गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि कितना विभव है, समझना। अगर पूरी सेल का विभव आपको पता करना है ना तो आप इस गैल्वेनोमीटर से पता कर पाएंगे, ठीक। लेकिन अगर आपसे कहते पर्सनली हमें किसका बताना है, कैथोड यानी कॉपर वाली इलेक्ट्रोड का बताओ कि इस पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, या कहते पर्सनली हमें किसका बताओ, जिंक का बताओ कि जिंक पर कितना इलेक्ट्रोड विभव है, तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक। और उसमें से किसी एक का पर्सनल इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड विभव निकालना है ना तो फिर दोस्तों ध्यान रखना आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। समझ में आ रहा है, किसका यूज करेंगे आप, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक। तो जब आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे ना, फिर आप जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमें किसका निकालना है, जिंक का निकालना है, ठीक। तो आप एक काम करिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसमें लगा दीजिए, ठीक। मान लो हमने किसमें लगा दिया, कॉपर में, ठीक। तो अब ये कॉपर का काम खत्म। अब ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है ना, इस गैल्वेनोमीटर में जितना भी वोल्टेज होगा, समझना, इस गैल्वेनोमीटर में जितना भी वोल्टेज होगा वो किसका वोल्टेज होगा दोस्तों, जिंक का होगा, ठीक। यानी कि जिंक की इलेक्ट्रोड का ही वोल्टेज समझ में आएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब इतना क्यों हो गया, तो ये ध्यान रखना आपने जो यहां पर क्या लगाया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया है, समझ में आ रहा, मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड लगाया आपने ना, तो उसका विभव कितना होता है, शून्य होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा चौथा, यानी कि 0 वोल्टेज, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना कि कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि अब अगर इसका 0 हो गया ना तो फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है ना वो जितना भी बताएगा वो सब किसका होगा, इस जिंक के छड़ का होगा, किसका होगा, जिंक के इलेक्ट्रोड का होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब उसका 0 हो गया, अब जितना भी ये गैल्वेनोमीटर विभव दिखाएगा ना वो किसका हो जाएगा, इस जिंक की छड़ का हो जाएगा। बताइए कोई तकलीफ है क्या किसी को, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्पीड में इसका। चलिए ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अच्छा ध्यान से देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको समझ लेते हैं जरा ध्यान से। कह रहा है क्या कि सूत्र, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक सूत्र दिया गया, ठीक, ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक। इस सूत्र को, इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं दोस्तों आर्हीनियस का समीकरण। क्या बोला जाता है, आर्हीनियस का समीकरण, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो आर्हीनियस का ये क्या हो गया, समीकरण हो गया, ठीक। अब आर्हीनियस का समीकरण है, ठीक, कह रहा के लिए सत्य कथन है, मतलब इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सत्य कथन होगा, ये बताना है, ठीक। तो पहला कह रहा है आपसे जो के है वो एक साम्य स्थिरांक होता है, तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक। अब कह रहा जो आर है इसमें वो क्या है, रिडबर्ड नियतांक है, ठीक, तो ये भी गलत है। अब उसमें कह रहा जो ए है वो एक आपका अधिशोषण गुणांक है, तो ये भी गलत है, ठीक। आपको ध्यान रखना जो ई ए है वो सक्रिय ऊर्जा होती है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराने को बचे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ठीक। तो क्वेश्चन आपके पास में बहुत है, टेंशन मत लीजिए, ठीक। मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए और थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सिखा दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।